अध्याय 201। मुख्य महल ने देखा कि मेरी और ये यू की खुशबू एक जैसी थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये बहुत आवश्यक है। सु याओ अत्यधिक तनाव में थी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। उसका मन उथल पुथल की स्थिति में था। वह बिल्कुल भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। जैसे सु याओ घाटे में थी। ये यू और लेन लियानियन की वापसी जू डाइजेन का पूरा ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर वह तुरंत आगे बढ़ी, अपना हाथ ये यू से जोड़ा और अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए लेन लियानियन की ओर उत्तेजक दृष्टि से देखा। जवाब में लेन लियानियन को कोई परवाह नहीं थी। वह बस मधुरता से मुस्कुराए। फिर ये यू के संकेत पर वह ये यू के कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। इससे जू डाइजेन और भी क्रोधित हो गया। पति, आप उसे अपने कमरे में कैसे आने दे सकते हैं? वह कौन है? तेज तर्रार सवाल सुनकर ये यू को केवल सिरदर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, रुको, मुझे अपनी सांस लेने दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जरूर, ऐसा ही होता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जू डाइजेन ने उत्तर दिया। उसने पास में स्थित सु याओ को देखकर आंख मारी। मतलब साफ था, बहन जरा रुको और देखो, बड़ी बहन करने जा रही है कार्रवाई। सु याओ का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, अलविदा। सु याओ जल्दी से अपने कमरे में लौट आए। दरवाजा कसकर बंद करना। ये यू ने उसकी जल्दबाजी भरे फिगर को देखा। बड़ी उत्सुकता से उसको क्या हुआ है। जू डाइजेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें एक क्षण में पता चल जाएगा। पति, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? तुम पहले जाओ। ये यू ने गहरी सांस ली। उन्होंने गंभीरता से कहा, लिटिल डाई, मेरी यादें वापस आ गई हैं। छोटी डाई। ये यू का जू डाइजेन को सपने में संबोधित करने का अनोखा तरीका था। ये दो शब्द सुनकर जू डाइजेन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वह तुरंत ये यू की बाहों में कूद गई। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया। ये यू ने जू डाइजेन के बालों को धीरे से सहलाया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद आया। उसके बाद ये यू ने जू डाइजेन को समानांतर दुनिया की अवधारणा के बारे में समझाना शुरू किया। उनके स्पष्टीकरण का सार ये वैसा ही था जैसा उन्होंने लेन लियानियन से कहा था। सुनने के बाद जू डाइजेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। न केवल वह क्रोधित नहीं थी, लेकिन उसके दिल को भी थोड़ा आराम मिला। आखिरकार जू डाइजेन के लिए उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये यू के कई साथी थे। इसलिए जब उसे सच्चाई पता चली तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा ये यू इन साझेदारों से समानांतर दुनिया में मिले थे। इससे इसे स्वीकार करना और भी आसान हो गया। जब तक ये यू अपने साथियों को त्यागने वाला व्यक्ति नहीं था, वह पहले से ही बहुत अच्छा था। जू डाइजेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ये यू की ओर देखते हुए वह फुसफुसाई, पति, मुझसे वादा करो कि चाहे जब भी तुम मुझे नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये यू ने धीरे से जू डाइजेन की पीठ थपथपाई। ऐसा लग रहा था कि वह स्मृति हानि को लेकर बहुत चिंतित थी। क्या उसे पता होता, उसे पहले तो उस बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जैसे ही ये यू जू डाइजेन को थोड़ा और सांत्वना देने वाला था, उसने अचानक ये यू का हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में लौट आए। इस जगह में जब जू डाइजेन को गहरी भावनाएं महसूस हुई तो उसने स्वाभाविक रूप से अपने काले बागे की बेल्ट को ढीला कर दिया। उन्होंने दाव संप्रदाय के नवीनतम उत्पादों का खुलासा किया। उपकरण संवर्धन इस समय अपनी चरम प्रभावशीलता पर पहुंच गया। ये यू एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये बहुत नशीला नहीं था? एक कहावत है जो कहती है, पेशेवर अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। कभी भी अपने शौक से किसी और की विशेषज्ञता को चुनौती न दें। आकर्षक पुरुषों के व्यवसाय में ही हुआन संप्रदाय वास्तव में बहुत पेशेवर था। जैसे ही हवा चली, पर्दा हिल गया। 2 घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। ये यू ने जू डाइजेन को अविश्वास से देखा। उसकी याद में जू डाइजेन पहले कभी इतने साहसी नहीं थे। वह अचानक इतनी साहसी क्यों हो गई थी? क्या उसने उपकरण लगाए थे? ये यू के चेहरे पर आश्चर्य देखकर जू डाइजेन का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, पति, क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये यू ने सकारात्मक उत्तर दिया। इससे जू डाइजेन अंदर से बहुत खुश हुई। वास्तव में वे ये आउशिन का सुझाव सही था। वह चाहती थी कि जब वो वापस लौटे तो उसे उचित पुरस्कार दे। तभी ये यू को अचानक पिछली बात याद आ गई। उसने धीरे से पूछा, वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? ये सुनकर जू डाइजेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह इस पल में बहुत फंस गई थी। अपने सहयोगी दल के साथी से संबंधित मामले को याद करने के लिए ये वास्तव में स्वीकार्य नहीं था। तो जू डाइजेन ने ये यू के लिए सु याओ को एक भागीदार के रूप में लेने का इरादा व्यक्त किया। उसने सु याओ की दिल खोलकर प्रशंसा की, ये कहते हुए कि वे कितने पूर्णतः मेल खाते थे। मुहावरों का प्रयोग भी ये यू की पहली प्रतिक्रिया थी कि जू डाइजेन पागल हो गया था। फिर उसने सोचा कि शायद वह उसकी परीक्षा ले रही होगी। क्या यह हो सकता है कि उसे पता चल गया था कि आज दोपहर उसके और सु याओ के बीच क्या हुआ था? ये संभव नहीं होना चाहिए, है ना? लिटिल डाई, मजाक मत करो। मैं संभवतः दाओइस्ट सु के साथ कैसे रह सकता हूँ? ये कहते हुए ये यू ने जू डाइजेन की आंखों में घूर कर देखा। उनसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने जो कुछ देखा वही ईमानदारी थी और थोड़ी अधीरता भी। जू डाइजेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? इसे भूल जाओ। मैं आप दोनों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई का उपयोग करूंगा। फिर जू डाइजेन ने ये यू को सीधे सु याओ के कमरे में खींच लिया। उसने उसे अंदर धकेल दिया। ये यू के अचानक आगमन पर सु याओ काफी आश्चर्यचकित थी। उसने असमंजस में ये यू की ओर देखा और उसके ठीक बाद दरवाजा जबरदस्ती बंद कर दिया गया। जू डाइजेन की आवाज बाहर से आई, हम सभी कृषक हैं। हमें विवाह के सांसारिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे दुल्हन कक्ष में जाएं। पति, सु याओ एक अच्छी लड़की है, इसलिए उसे हाथ से मत जाने दो। मैं बाहर घूमने जाऊंगा, तुम दोनों अपना समय लो। ये शब्द सुनकर ये यू और सु याओ दोनों लगभग पागल हो रहे थे। जू डाइजेन, ओ जू डाइजेन, कोई इसे शब्दों में कैसे बयां कर सकता है? इस दुनिया में आप जैसा परोपकारी व्यक्ति कैसे हो सकता है? सच में अपने पति को इस तरह सौंपना? ये यू ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। उसने अविश्वास में कहा, क्या वह सचमुच गंभीर है? सु याओ भी थोड़ा खुश और व्यथित थी। वह गंभीर है। वह मेरे साथ गठबंधन बनाना चाहती है ताकि अन्य महिलाएं तुम्हें छीन न लें। ये सुनकर ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली। तो अब हम क्या करें? अब हम चोरी नहीं कर सकते। ये चंचल टिप्पणी सुनकर सु याओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाहट में ये यू की ओर घूरकर देखा। उस पल दरवाजा अचानक खुला। 2 सेट कपड़े फेंके गए। फिर दरवाजा फिर से कसकर बंद कर दिया गया। जू डाइजेन की आवाज एक बार फिर आई, यह मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक उपहार है। ठीक है, मुझे सचमुच अब जाना होगा। कल मिलते हैं। सु याओ ने सहजता से कपड़ों के 2 सेट पकड़ लिए। जब उसने उन्हें खोला, वह सदमे से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। क्या ये सचमुच कपड़े थे? वास्तव में जू डाइजेन ने जो वस्तुएं फेंकी थी वे वास्तव में ये हुआन संप्रदाय के उपकरण थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। वह न केवल दुल्हन के लिए कक्ष की व्यवस्था कर रही थी, बल्कि उसने कुछ साजो सामान भी लगा लिया था। ये यू ने अपना गला साफ किया। शांत होने का दिखावा करते हुए उन्होंने कहा, आइए इसे आजमाएं। हमें जू डाइजेन की सद्भावना को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। सु याओ इतनी शर्मिंदा थी कि उसे लगा कि वह अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी।
उसने हताशा में अपना पैर पटक दिया। सोच रहा हूँ मेरी बहन ऐसी कैसे हो सकती है। इस बीच जू डिजिन ने ये सब समाप्त करने के बाद वह संतुष्ट होकर आध्यात्मिक नाव के सामने तक चली गई। सौभाग्य से वे यूशिंग ने बहुत सारा सामान भेजा था, अन्यथा इस समर्थन से वास्तव में बहुत मदद नहीं मिलती। पतिदेव, ओ पतिदेव, क्या मैं काफी उदार हूँ। जू डाइजन के होंठ मुड़े हुए थे, उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी। लेकिन अचानक वह अपनी राह पर रुक गई। वह उस कमरे में पहुंची जहां लेन लियानियन थी। एक पल सोचने के बाद उसने लेन लियानियन का दरवाजा खटखटाया। अध्याय 202। अगली सुबह जब ये यूं तरोताजा होकर उठा, उसने जू डाइजन को कुछ ही दूरी पर दूसरे कमरे से बाहर निकलते देखा। अगर उसे ठीक से याद है, ये वो कमरा था जहां लेन लियानियन रह रही थी। ये देखकर ये यूं का चेहरा पीला पड़ गया। जू डाइजन और लेन लियानियन निश्चित रूप से मतभेद में थे। कल का विस्फोटक दृश्य उसकी स्मृति में अभी भी ताजा है। और अब जू डाइजन लेन लियानियन के कमरे से बाहर आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? उस भयावह संभावना के बारे में सोचते हुए ये यूं तेजी से आगे बढ़ा। उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, क्या तुमने? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ये यूं ने पाया कि वह जारी नहीं रख सकता, क्योंकि उसने लेन लियानियन को कमरे से बेदाग बाहर निकलते देखा था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान, इससे वह पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। जू डिजिन और लेन लियानियन कब इतने करीब आ गए कि एक साथ कमरा साझा कर सके और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सके? क्या वह मतिभ्रम कर रहा था? ये यूं की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर जू डाइजन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पति, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे आपसे यही पूछना चाहिए, तुम दोनों एक ही कमरे में कैसे हो सकते हो? ये यूं ने अपना भ्रम व्यक्त किया। हालांकि जू डिजिन ने चंचलतापूर्वक उत्तर दिया, ये मेरे और फेरी लेन के बीच एक रहस्य है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये यूं के चेहरे पर भ्रम गहरा गया। फिर भी जू डाइजन ने ये यूं को अपने कपड़े ठीक करने में मदद करने के लिए अचानक अपना हाथ उठाया। हब्बी, मुझे हजारों साल पुराना किंग प्राचीन क्रिस्टल मिला जिसे आपने वे योशिन को भेजने के लिए कहा था। मैं उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खोजने के लिए पूर्वी समुद्री महाद्वीप में आया था। अब जब सब कुछ तैयार है, मुझे सामग्री वितरित करने के लिए कुछ देर के लिए वापस जाना होगा। मेरा मानना है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं निश्चित रूप से एक जादुई उपकरण को परिष्कृत करने में सक्षम होऊंगा जो आपको संतुष्ट करेगा। ये यूं आश्चर्यचकित था। तो क्या जू डाइजन के पूर्वी सागर महाद्वीप में आने का असली कारण यही था? उसके लिए एक जादुई उपकरण बनाने के लिए सामग्री ढूंढने के लिए उसने इतनी दूर तक यात्रा सिर्फ इसके लिए की थी, जिसने वास्तव में ये यूं को प्रभावित किया। धन्यवाद, मैं और तुम पति पत्नी हैं, ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर बाद मुझे ढूंढने आना याद रखना। जू डिजिन ने ये यूं को अलविदा कहा। फिर वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई, दृष्टि से उज्जवल हो जाना। ये यूं काफी देर तक उस दिशा में देखता रहा जिस दिशा में जू डिजिन गया था, इससे पहले कि वह अपना ध्यान बगल में लेन लियानियन पर लौटा था। अब दोनों ने क्या बात की? क्या सिस्टर जू ने पहले ही नहीं कहा? यह एक रहस्य है। लेन लियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन ये यूं के दिल में भ्रम और भी गहरा हो गया। रुको, उन्होंने सिर्फ एक रात से एक दूसरे को नहीं देखा था और अब वे एक दूसरे को बहन कह रहे थे। क्या जू डाइजन सचमुच इतनी आकर्षक थी? जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता, ये यूं उतना ही अधिक उत्सुक हो गया। उसने पूछना जारी रखा, सचमुच ये रहस्य क्या है? आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? लेन लियानियन मुस्कुराए और एक कदम पीछे हट गई। जाहिर है उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। न कहने का मतलब न कहना है। समय पिछली रात की ओर लौट आया। जब लेन लियान ने अपना दरवाजा खोला और जू डाइजन को बाहर खड़ा देखा, वह भी उतनी ही उत्सुक थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जू डाइजन अचानक क्यों मिलने आई थी। लेकिन फिर जू डिजिन के शब्द लेन लियानियन को घाटे में छोड़ दिया। जू डाइजन ने कहा कि चूंकि वे सभी ये यूं के भागीदार थे, उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा तनावग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार हो सकता है कि वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहें। अंततः उन्हें सह अस्तित्व में रहना होगा। इसके अलावा यदि वे झगड़ते, जो वास्तव में पीड़ित होगा वह ये यूं होगा। जू डिजिन ये यूं से बहुत प्यार करता था। स्वाभाविक रूप से वह उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। इस प्रकार जू डाइजन ने लेन लियानियन को स्वीकार करना चुना, और यहाँ तक कि वह उसे बहन कहने को भी तैयार थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भोर के बाद जू डाइजन अस्थायी रूप से चले जाएंगे। आखिरकार उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। वही यूं के लिए एक जादुई उपकरण को परिष्कृत करना था। शेष समय लेन लियानियन के लिए छोड़ा जा सकता है। जू डाइजन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लेन लियानियन को लगा कि जू डाइजन ईमानदार थी और इस तरह उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। वास्तव में उसने बहुत पहले ही जू डिजिन की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था। ये सिर्फ इतना था कि उसने इसे आवाज नहीं दी थी। जैसा कि कहा जाता है, आप मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं और मैं आपका 1 मील सम्मान करता हूँ। चूंकि जू डिजिन ने शांति स्थापित करने की पहल की थी, लेन लियानियन सहमत होने का अवसर कैसे नहीं ले सकती थी। इस प्रकार जू डिजिन के लिए उसका पता बहन में बदल गया। फिर उन दोनों ने कमरे में विभिन्न विषयों पर बातें करते हुए रात बिताई। अंततः जू डाइजन ने सफलतापूर्वक लेन लियानियन को करीब खींच लिया। टीम 2 सदस्यों से 3 सदस्यों में बदल गई थी। जू डाइजन का दृढ़ विश्वास था कि ऐसी स्थिति में जब तक बहनें एक थीं, ये यूं कभी भी अन्य महिलाओं द्वारा पूरी तरह से छीना नहीं जाएगा। यही कारण है कि जू डिजिन को वहां से निकलने में इतनी आसानी महसूस हुई। 2 घंटे बाद दोपहर तक सु याओ अंततः जाग उठी। कल सुलेख को परिष्कृत करने में बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ था, जिसने उसकी सहनशक्ति को बहुत कम कर दिया था, तो स्वाभाविक रूप से वह नींद में शामिल हो गई थी। हालांकि जागने के बाद सु याओ ने भी ये यूं को विदाई दी। जलपरी कबीले के नेता के रूप में उसने भारी जिम्मेदारियां उठाई। सपने में जो हुआ उसके कारण, जहां ये यूं का 9 सिर वाले सांप यांजियो के साथ अत्यधिक आदान प्रदान हुआ था, सु याओ पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक छाया पड़ी थी। इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से सु याओ का इरादा ये यूं को उसकी मदद करने देने का नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने कार्यों को छुपाने और सब कुछ स्वयं ही हल करने की भी योजना बनाई। इसलिए उसने झूठा दावा किया कि वो खेती के लिए लोटस फ्लावर संप्रदाय में लौट रही थी। एक बार जब वो क्रॉसिंग के चरण में पहुंची, फिर वो जलपरी कबीले को बचाने जाएगी। इसके लिए ये यूं को उस पर संदेह नहीं था। वर्तमान में वह हार्मोनाइजेशन क्षेत्र के मध्य चरण में था और सु याओ भी हार्मोनाइजेशन में था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही उसने अपने सभी साधनों का उपयोग किया हो, चढ़े हुए 9 सिर वाले नाग यांजियो को मारना अभी भी मुश्किल होगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उनका मानना था कि यांजियो को हराने का मौका पाने के लिए कम से कम क्रॉसिंग के चरण तक पहुंचना आवश्यक था। ये यूं का मानना था कि स्वप्न प्रणाली की मदद से इस बार ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये यूं ने सु याओ से वादा किया था कि वो कुछ ही समय में उसे ढूंढने के लिए लोटस फ्लावर संप्रदाय में जाएगा। उन्होंने उसे संप्रदाय के भीतर अच्छी तरह से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और अधीर नहीं होना है, नहीं तो अगर उसका दिल शैतान हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। जहां तक 9 सिर वाले सांप की बात है, उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके आसपास रहने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सु याओ चमककर मुस्कुराए। उसका पति अब भी वही पति था। हमेशा उसका समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन जितना अधिक यह ऐसा था, सु याओ नहीं चाहती थी कि ये यूं इसमें शामिल हो। इस समय उसने पहले से ही अपने दिल में योजनाएं बना ली थी। ये यूं को अलविदा कहने के बाद विशाल आध्यात्मिक नाव केवल ये यूं और लेन लियान के पास रह गई थी।
ये यू ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा। क्या 3 लोगों की हाथापाई आखिरकार खत्म हो गई? वह अच्छा था। ये यू ने फिर से पूछा, क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे कि तुमने और जू डिजिन ने कल क्या बात की थी? दरअसल ये कुछ खास नहीं था, बस महिलाओं के बीच कुछ बेकार की बातचीत थी। लेन लियान ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने ये यू का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे फिर से थोड़ी भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बना सकते हो? ये यू ने लेन लियानियन के माथे को धीरे से अपनी उंगली से थपथपाया। उसकी आंखें स्नेह से भर आईं। बेशक, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन से आपके संप्रदाय के नेता का साधना स्तर क्या है? ये सुनकर लेन लियानियन हैरान होकर बोली, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? ये यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथी हो। वर्तमान में वे आपका शिकार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे बात करने की जरूरत है। अध्याय 203। इस दिन ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन के भीतर भूतों की चीखें हवा में गूंज उठी। अनगिनत भूत हर दृश्यमास और रक्त शरीर को निगल रहे थे। थोड़ी अधिक क्षमता वाले कुछ कृषकों ने ये देखकर तुरंत क्षेत्र से भागने की कोशिश की। हालांकि वे ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए। ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन के चारों ओर अवरोध की एक परत स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि हार्मोनाइजेशन क्षेत्र के कृषक भी इसे नहीं तोड़ सके। जैसे ही वे एक हताश लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अचानक ध्यान दिया, इन भूतों के बीच ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन से भी कुछ बुजुर्ग थे। दूसरे बुजुर्ग हो युआन उनका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इन लोगों को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। कुछ चतुर शिष्य मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। संप्रदाय के नेता जिया जिंजी से मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस समय जिया जिंजी पहले से ही जेल चरित्र तकनीक द्वारा फंसी हुई थी। वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। उसने भयभीत होकर अपने सामने मौजूद पुरुष और महिला की ओर देखा। कांपते हुए उन्होंने कहा, लेन लियानियन, आप एक समय ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन के शिष्य थे। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि लोगों को संप्रदाय का वध करने के लिए ले आए? क्या आप सचमुच संप्रदाय के साथ अपने संबंधों को भूल गए हैं? वास्तव में दोनों जिया जिंजी के सामने खड़े थे, ये यू और लेन लियानियन। उसे इमोशनल कार्ड खेलते हुए सुनकर लेन लियानियन ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया। संप्रदाय से क्या संबंध? ये सब सिर्फ एक मजाक था, चाहे ख्वाब में हो या हकीकत में। जिया जिंजी ने कब इन 4 शब्दों की परवाह की थी? ये यू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बात यहाँ तक आ गई है तो चलो पीछा छोड़ो। बस आज्ञाकारी ढंग से मरो। याद रखिए, अगले जन्म में सावधान रहना। गलत व्यक्ति का शिकार करने से आपकी जान जा सकती है। जिया जिंजी पूरी तरह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि समय पीछे मुड़ सकता, उसने कसम खाई कि वह लेन लियानियन का पीछा करने का आदेश कभी नहीं देगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। कितना क्रुद्ध करने वाला। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लेन लियानियन की मुलाकात ऐसे राक्षस से कहाँ हुई थी। अनगिनत भूतों को बुलाना, और यहाँ तक कि वेस्टर्न फ्रंटियर की जिक्सिया अकादमी से धार्मिक आभा का उपयोग करते हुए वह वास्तव में धार्मिक और बुरे दोनों रास्तों पर महारत हासिल कर रही थी। यहाँ तक कि एक मध्यचरण क्रॉसिंग क्लेश कल्टीवेटर के रूप में भी उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। जिया जिंजी का दिमाग दौड़ गया। आशा की एक किरण पाने के लिए उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त तकनीक का खुलासा किया, उसकी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करना। फिर सबसे तेज गति से उसने भागने का प्रयास किया। ये दृश्य देखकर ये यू और लेन लियान दोनों काफी आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया जिंजी इतनी निर्णायक होंगी। उसने अपना मांस काट लिया था। उसकी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करना बेहद खतरनाक था। थोड़ी सी चूक से अपूरणीय परिणाम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या वह सचमुच इतनी आसानी से बच निकला? कितना भोला। ये यू ने एक हाथ से मोहर बनाई। उन्होंने धर्मी हृदय तलवार को सक्रिय किया। एक पल में तलवार की आवाज जोर से गूंज उठी। जिया जिंजी की आत्मा बमुश्किल होश से बाहर निकला था। जब इसे तुरंत मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, ये यू को लगा कि यह अफसोस की बात है। उन्होंने मूल रूप से जिया जिंजी की खेती को आत्मसात करने के लिए सोल डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचा था। शायद तब वह एक ही बार में सामंजस्य क्षेत्र के शिखर या यहाँ तक कि क्रॉसिंग क्लेश चरण तक पहुंच सकता था। अब ये सब शून्य था। ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन के संप्रदाय नेता की मृत्यु हो गई थी। बाकी लोग विचार करने लायक ही नहीं थे। उनकी मृत्यु बस समय की बात थी। जैसी की आशा थी, मात्र 1 घंटे के भीतर ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन को पूर्वी समुद्री महाद्वीप से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ये यू ने ऐसा क्यों किया? ये केवल लेन लियानियन की चिंताओं को कम करने के लिए था। अगले दिनों में ये यू लेन लियानियन के पक्ष में रहे। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना। जीवन सरल तथा मधुर था। हालांकि ये यू पूर्वी समुद्री महाद्वीप में अनिश्चित काल तक नहीं रह सका। ये यात्रा अभी तो शुरुआत ही हुई थी। इस प्रकार कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के बाद ये यू ने लेन लियानियन को विदाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि लेन लियानियन इच्छुक होती, वह मध्य महाद्वीप में क्विंगेउन संप्रदाय में उसका इंतजार कर सकती थी। लेकिन लेन लियानियन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जबकि वह वास्तव में बहुत भूखी थी। वातावरण किसी व्यक्ति को बदल सकता है। लेन लियानियन जू डिजिन से सीखना चाहते थे। ऐसा व्यक्ति बनना जो ये यू की मदद कर सके, सिर्फ उस पर निर्भर एक फूलदान नहीं। तो लेन लियानियन ने ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट माउंटेन पर आधारित एक नए संप्रदाय के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। यदि भविष्य में संभव हो तो लेन लियान ये यू का सहारा बनना चाहती थी, किसी ऐसे व्यक्ति के बजाय जो उस पर भरोसा करता हो। लेन लियान के ऐसे महत्वाकांक्षी शब्द सुनकर ये यू को सचमुच आश्चर्य हुआ। मुस्कुराने से पहले उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना कठिनाइयों से भरा होता है। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। यदि तुम्हें मेरी याद आती है तो मुझे क्विंगेउन संप्रदाय में मिलना याद रखना। ये कहने के बाद ये यू ने लेन लियानियन के साथ एक संचार पत्थर छोड़ा। उनके बीच भविष्य में संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए फिर वो फिर से आध्यात्मिक नाव पर चढ़ गया। उत्तर की ओर जा रहे हैं। ये यू की योजना सरल थी, चूंकि वह पहले से ही यात्रा कर रहा था। उसके सपनों की अन्य महिलाओं से मिलने क्यों नहीं जाते? सूची में सबसे पहले उत्तरी बंजर भूमि से हुआनफू बैजी थे। उसे उस महिला की याद आई जिसने सपनों में विद्रोह किया था, लेकिन अंततः एक साम्राज्य बन गई। हुआनफू बैजी अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक उत्साही थी। उसे सचमुच आश्चर्य हुआ, वह उसे दोबारा देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तरी बंजर भूमि की ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसे प्रेम प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पूरी उत्तरी बंजर भूमि में महिलाओं के बीच केवल हुआनफू बैजी ही थी। खैर, वह ये बात निश्चित रूप से नहीं कह सका। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उत्तरी बंजर भूमि में अन्य पत्नियां भी आएंगी या नहीं। सतर्क रहना बेहतर था। ये यू ने अपना सिर हिलाया। फिर वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, एक नया स्वप्न अनुकरण शुरू करना। आखिरकार वह सड़क पर समय बर्बाद नहीं कर सका। इस बीच किंगयून संप्रदाय में 5 फिंगर्स पीक पर एक भव्य महल बनाया गया था। ली रोवांग ऊंची दीवार के ऊपर खड़ा था और उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक मंत्री घुटनों के बल बैठे थे। वे दा कियान राजवंश के भीतर वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट कर रहे थे। वास्तव में इस समय ली रोवांग एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उसने न केवल 5 फिंगर्स पीक पर अपने लिए एक महल का पुनर्निर्माण किया था,
लेकिन उन्होंने नियमित रूप से मंत्रियों के आने और राष्ट्रीय मामलों पर रिपोर्ट करने की भी व्यवस्था की। ऐसा लग रहा था कि यह सेटअप वर्षों तक चल सकता है। कारण सरल था, वह यूके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसके पास बहुत सी बातें थी जिन पर वो उसके साथ चर्चा करना चाहती थी। महल के सामने एक लकड़ी का घर भी नया बनाया गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हॉन ग्लुवान ने एक और नया शिष्य बना लिया था। इसके बजाय ये वह जगह थी जहाँ क्विंगयुन संप्रदाय की संत युन रामू रहती थी। यह ऐसा था मानो वे एक दूसरे के विरोधी हों। लकड़ी का घर महल के ठीक सामने स्थित है। इस क्षण में यू रामू ने अभी अभी अपनी खेती पूरी की थी। वह लकड़ी के घर से बाहर निकली और संयोगवश उसने ली रोवांग को अपने सामने ऊंची दीवार पर देखा। दो महिलाओं ने आंखें बंद कर ली और दोनों ने एक ही समय में ठंडी सांसें भरी। ली रोवांग ने एक हाथ से पास के पत्थर के खंभे को कुचल दिया। इस हरकत से उनके पीछे के मंत्री कांप उठे। उन सभी को लगा कि उन्होंने जरूर कुछ गलत कहा है। वे जल्दी से चिल्लाए, कृपया शांत हो जाइए महारानी। ली रोवांग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और महल की ओर चल दी। हर कोई खो जाता है किसी कारण से। जब भी वो यू रामू को देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता। इस बीच 5 फिंगर्स पीक के निकट शीर्ष पर वरिष्ठ बहन तोबा कियूए अपने कमरे में अपने कान और गाल खुजा रही थी। वह रचनात्मक अवरोध की स्थिति में आ गई थी। यहाँ तक कि उसे ये यू का हाथ पकड़ने का एहसास भी याद आने लगा था। छोटे कनिष्ठ भाई, अरे छोटे कनिष्ठ भाई, तुम कब आओगे? यदि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता तो मैं यह उपन्यास कैसे लिखना जारी रख सकता हूँ? इसी तरह पहाड़ के आधे रास्ते पर जी मुलिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ये यू की गंध के बिना वह बेहद अप्रसन्न थी। उस पल एक तेज चीख ने चारों महिलाओं का ध्यान खींचा। राक्षसों के विनाश का नेतृत्व करने के बाद बुजुर्ग ली न्यानान सफलतापूर्वक संप्रदाय में लौट आए हैं। अध्याय 204 ली न्यानान का आगमन। ली रोवांग, यू रामू, जी मुलिंग और तोबा कियूए के लिए खुशी लेकर आया। वे सब जानते थे कि ये यू रेडियन क्लिफ को नष्ट करने के लिए ली न्यानान के साथ निकला था। अब जबकि ली न्यानान सफलतापूर्वक लौट आया है, ये यू को भी स्वाभाविक रूप से वापस आना चाहिए। इस प्रकार 5 फिंगर्स पीक पर चारों आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी संप्रदाय के मोर्चे की ओर। इस क्षण में संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर ली न्यानान एक शिष्य के नितंबों पर लात मार रहा था। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? उस पल किंगयुन संप्रदाय के नेता लुओजे ने हॉल में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। रुकना। ली न्यानान ने गुस्से से अभिवादन के लिए अपने हाथ जोड़कर ठंडी खराटे ली, लेकिन वह शिष्य को गुस्से से घूरता रहा। लुओजी थोड़ा घबरा गया और गहरी आवाज में कहा, न्यानन, अब आप कानून प्रवर्तन हॉल के एक बुजुर्ग हैं। आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आप एक जूनियर पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? अंतिम वाक्य शिष्य पर निर्देशित था। शिष्य काफी व्यथित दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, नेता को रिपोर्ट करते हुए मैंने एल्डरली को विजयी होकर लौटते देखा, इसलिए मैंने पूरे संप्रदाय में एक संदेश भेजा, सभी को खुशखबरी बताने के लिए। ये था पिछला नियम। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। बड़ेली ने मुझे लात मारी। तुम्हारे पास अभी भी यह कहने के लिए चेहरा है? क्या मैंने आपको कम प्रोफाइल रखने के लिए नहीं कहा था? कम प्रोफाइल रखें। जैसे जैसे वह बोल रहा था, ली न्यानान को गुस्सा आ रहा था। वह आगे बढ़कर कुछ और किक मारने ही वाला था, हालांकि उन्हें लुओजी ने रोक दिया था। तुम्हें क्या दिक्कत है? जीतकर वापस आना हर किसी को प्रेरित करने का कारण है। पूरे संप्रदाय को सूचित करना बिल्कुल ठीक है। ली न्यानान ने गहरी आह भरी। कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन झिझक रहा हूँ। फिर उसने शिष्य की ओर हाथ लहराया। ये देखकर शिष्य हड़बड़ाकर चला गया। उसकी आंखों में आक्रोश भर आया। उसे जाते हुए देखने के बाद लुओजी ने धीरे से कहा, अब आप बात कर सकते हैं, ठीक है? वास्तव में क्या चल रहा है? ली न्यानान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने क्रोध का कारण बताने लगा। रेडियन क्लिफ पर लड़ाई। ये ली न्यानान का अब तक का सबसे आसान दानव विनाश मिशन था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मुश्किल से ही कोई प्रयास किया। यदि जुतियान पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर घात न लगाया गया होता, ली न्यानान को शायद महसूस हुआ होगा वह सिर्फ पिकनिक के लिए एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। जब तक रेडियन क्लिफ के सभी राक्षसों का सफाया हो गया, किंगयुन संप्रदाय के शिष्यों ने एक भी नहीं खोया था। केवल 2 को मामूली चोटें आईं। ऐसा रिकॉर्ड अविश्वसनीय से कम नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से जाते समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। ये यू सिवु के साथ भाग गया था। वह किसके बारे में था? ली न्यानान कोई अज्ञानी युवक नहीं था। उन्होंने स्थिति पर व्यापक रूप से विचार किया। यदि वह ये यू के बिना लौटा, यू रामू निस्संदेह ये यू के ठिकाने के बारे में पूछेगा। कुछ बातें गुप्त नहीं रखी जा सकती। उस समय ये यू सबके सामने यू सिवु के साथ चला गया था। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। अगर यून रामू को ये पता चला तो वह निश्चित रूप से दुखी हो जाएगी। उसका साथी किसी अन्य महिला के साथ भाग गया था। इसे कौन सहन कर सका? बहुत सोचने के बाद ली न्यानान ने ये यू के लौटने के लिए स्थान पर इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन ये यू का फिगर देखे बिना 10 दिनों तक इंतजार करने के बाद ली न्यानान के पास दूसरों को संप्रदाय में वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापस जाते समय उसने पहले से ही किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना संप्रदाय में घुसने की योजना बना ली थी। फिर वह सीधे बंद कमरे में वापसी की घोषणा करेंगे। तब तक अगर यू रामू ने दूसरों से ये यू के बारे में सुना, वह उसे परेशान करने नहीं आएगी। केवल इसी तरह से उसे शांति मिल सकती थी। मूलतः योजना अच्छी चल रही थी, लेकिन ये सब अभी शिष्य द्वारा बाधित कर दिया गया था। वह ली न्यानान को क्रोधित कैसे नहीं कर सकता था? कहानी सुनने के बाद लुओजी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। गोयुआन संप्रदाय से यू सिवु के पति ये यू को ये पहचान कब मिली? एक पल इंतजार करें। दा कियान की साम्राज्य, ली रोवांग, संत यू रामू और कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य वे याओशेंग। क्या ये यू सचमुच दोनों पक्षों से खेल रहा था? वह कैसा प्रेमग्रस्त मूर्ख था। जैसे लुओजी को ये यू से ईर्ष्या और द्वेष महसूस हो रहा था। 4 आकृतियां अचानक प्रकट हुई। ये ली रोवांग, तोबा कियूए और अन्य थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, सभी ने एक स्वर में पूछा, मेरे पति छोटा भाई कहाँ है? ली न्यानान अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। ली रोवांग और यून रामू का ये यू के ठिकाने के बारे में पूछना समझ में आया। आखिरकार वे सभी भागीदार थे, लेकिन तोबा कियूए और जी मुलिंग भी ये यू के बारे में कब इतने चिंतित हो गए थे? क्या यह हो सकता है कि इस लड़के ने इन दोनों बड़ी बहनों को भी मोहित कर लिया था? स्वर्ग। ली न्यानान को संदेह होने लगा था कि ये यू एक सिक्कुबस का पुनर्जन्म था। पार्टनर ढूंढने में उनकी गति बहुत तेज थी। ऐसा सिर्फ वही नहीं सोच रहा था, लुओजी को भी ऐसा ही लगा। अपने सामने 4 महिलाओं को देखते हुए उनके हाव भाव काफी भद्दे हो गए। उनकी पोती, हे पोती, इतने सारे प्रतिस्पर्धियों के साथ उसे उसके लिए क्यों लड़ना पड़ा? कुछ देर सोचने के बाद लुओजी ने सीधे तौर पर इस खबर का खुलासा किया कि ये यू गोयुआन संप्रदाय के यू सिवु के साथ चला गया था। इसलिए न्यानान को तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करनी पड़ी। क्या उसे इतना सीधा होना था? क्या वह सचमुच उनके ईर्ष्यालु होने से नहीं डरता था? वास्तव में ये लुओजी का इरादा था। वह यू रामू को ये यू में निराश करना चाहता था, जिससे उसने उसका साथी बनने का विचार त्याग दिया। हालांकि लुओजी ने अभी भी यू रामू के ये यू के प्रति जुनून को कम आंका। बहुत समय पहले यू रामू ने ये यू की कई पत्नियों से मुलाकात की थी। अब चूंकि एक और यून सिवु थी तो उसे स्वाभाविक रूप से आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा जब यू रामू की अर्धदानव पहचान उजागर हुई
केवल यही उसके पास रुका था। खतरे का जोखिम उठाते हुए उसे एक ताबीज प्राप्त करने में मदद की जो उसकी राक्षसी आभा को छुपाता था। ये ठीक इसी बात के कारण था। यून रामू ने ये यू के बारे में दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह इस जन्म में उससे ही शादी करेगी। इस प्रकार ईर्ष्या महसूस करना एक बात थी, लेकिन हार मानना असंभव था। यू रामू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और पूछा, क्या है? यू ने बताया कि वह कब लौटेगा। लुओजी का चेहरा उतर गया। उसे और भी अधिक निराशा हुई। देवपुत्री, क्या तुम्हें अब ये यू के साथ संबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप अभी क्यों पूछ रहे हैं कि वह कब वापस आएगा? क्या आपका स्वभाव इतना अच्छा होना जरूरी है? लुओजी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जानबूझकर कहा, वह शायद वापस न आए। अगर वह वापस नहीं आता है तो मैं जाऊंगा और उसे वापस लाऊंगा। ली रोवांग ने अपनी आस्तीन लहराई और सीधे बाहर चली गई। उसने एक संचार पत्थर निकाला। गहरी आवाज में उसने कहा, गुयुआन संप्रदाय के लिए निकल जाओ। कम्युनिकेशन स्टोन की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। समझा। इस बीच किन्ह्यून संप्रदाय के बाहर 10 विशाल आध्यात्मिक नावें तुरंत एक कतार में खड़ी हो गईं। लगभग 100 परिचारकों ने गुयुआन संप्रदाय से जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1000 से अधिक किसान हवा में चढ़ गए। संप्रदाय छोड़ते समय महारानी ली रोवांग का स्वागत करने के लिए घुटने टेके। सब कुछ व्यवस्थित था। यह एक सम्राट के दौरे के लिए उपयुक्त जुलूस जैसा था। मुख्य हॉल के अंदर तोबा की और जी मुलिंग को काफी उदासी महसूस हुई। कनिष्ठ भाई दूसरी स्त्री के साथ कैसे जा सकता था? उनके लेखन की प्रेरणा का क्या होगा? अब वे उस अनोखी अनुभूति को कैसे महसूस कर सकते हैं? यून रामू बाहर आसमान की ओर देखने लगी। उसने थोड़ा तिरछा कर लिया। वो इस बात पर विचार करने लगी है कि क्या उसे गुयुआन संप्रदाय का भी दौरा करना चाहिए। अध्याय 205। दायोन राजवंश के भीतर फीनिक्स वस्त्र से सजी हुआनफू बैजी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। एक सफल विद्रोही जनरल के रूप में वह दाकियान राजवंश के लिए रोवांग की तरह आसानी से ड्रैगन वस्त्र पहन सकती थी और दुनिया पर राज करो। फिर भी हुआनफू बैजी ने अपना फीनिक्स वस्त्र पहनने पर जोर दिया और खुद को दायोन राजवंश की साम्राज्य मानती थी। ये दावा करते हुए कि सम्राट के लिए एक और उम्मीदवार चुना गया था। ये बात सभी को काफी हैरान कर गई, लेकिन किसी ने भी ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने हुआनफू बैजी की कठोर कार्यप्रणाली को देखा था। जब वह सिंहासन पर बैठी, उसने कसाई पर चाकू घुमाया था और आधे से अधिक मंत्रियों को मार डाला था। अब जीवित लोगों में से कौन उसके अधिकार को चुनौती देने का साहस करेगा? हालांकि सत्ता में सफल होने के बाद भी हुआनफू बैजी खुश नहीं थे। इसके 2 कारण थे। सबसे पहले, वह काफी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन उसे ये यू का कोई पता नहीं मिला। दूसरा, पड़ोसी दा जिया राजवंश वास्तव में दायोन राजवंश पर आक्रमण करने के लिए एक सहयोगी की आड़ का उपयोग कर रहा था। हुआनफू बैजी को पद से हटाने और ये परिवार को सत्ता में बहाल करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि यह कारण अच्छा और उचित लगता था, वास्तव में ये गुप्त उद्देश्यों से भरा हुआ था। विवेक रखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि दा जिया राजवंश दायोन राजवंश के क्षेत्र को जब्त करने का प्रयास कर रहा था। सपनों में ये यू ने केवल 3 वर्षों में दा जिया राजवंश में प्रवेश किया था। इस प्रकार सबसे पहले जब दा जिया राजवंश के आक्रमण का सामना करना पड़ा, हुआनफू बैजी ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि उसने ये यू के दृष्टिकोण की नकल करना शुरू कर दिया। लगातार पैसे बांटती रही, मनोबल बढ़ाने के लिए और दा जिया राजवंश के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी के लिए। लेकिन हुआनफू बैजी को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हुआ कि ये उपाय उसके हाथ में प्रभावी नहीं हुआ। इसके बजाय दा जिया राजवंश प्रत्येक लड़ाई के साथ साहसी होता गया। 1 महीने के भीतर उन्होंने लगातार 12 शहरों पर कब्जा कर लिया। उनकी गति प्रचंड ज्वार की तरह थी। उनकी तलवार सीधे दायोन राजवंश के शाही शहर पर तानी हुई थी। इससे हुआनफू बैजी बहुत क्रोधित हो गए। बड़े हॉल में वह दीवार पर टंगे नक्शे को देखती रही। उसने गुस्से में डांटते हुए कहा, क्या मिंग शिफान बेवकूफ है? अच्छी तरह से लड़ी गई लड़ाई इस तरह कैसे हो सकती है? नवपदोन्नत प्रथम श्रेणी मंत्री सुन लुंगहाई धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, महामहिम को रिपोर्ट करते हुए जनरल मिंग ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि हाल ही में भगोड़ों की संख्या बढ़ रही है। मनोबल गिरा हुआ है और उसके पास इसे संभालने का कोई रास्ता नहीं है। क्या उसके पास इसे संभालने का कोई रास्ता नहीं है? तो फिर उसे लुढ़कने दो। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभारी का नेतृत्व करूंगा। कवच तैयार करो। अपनी आंखों में भयंकर दृष्टि के साथ हुआनफू बैजी बाहर निकलने की ओर बढ़ी। सन लुंगहाई की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। महाराज सावधान रहें, तुम सोने के बराबर खजाना हो। तुम्हें अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अंत में सन लुंगहाई अभी भी उसे मना करने में असमर्थ थी। 2 घंटे बाद शाही शहर के बाहर सैकड़ों शाही कुशकों के साथ 50,000 कुलीन सैनिक पंक्तिबद्ध थे। हुआनफू बैजी ने एक बार फिर अपना युद्ध कवच पहन लिया। एक प्रभावशाली आभा का उत्सर्जन। जैसे ही वह मार्च करने का आदेश देने ही वाली थी, वह अचानक कांप उठी। अविश्वास में आगे देखना। सुन लुंगहाई जो अभियान के साथ थे मोहे चढ़ गयी। जैसे उसने आकाश में एक आकृति भी देखी, तेजी से आ रहा है। सुन लुंगहाई तुरंत आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाए, दायोन राजवंश के शाही शहर के 100 मील के भीतर किसानों को उड़ने से मना किया गया है। तुरंत उतरे और पीछे हटे, अन्यथा इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, हुआनफू बैजी ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस दृश्य से उपस्थित सभी सैनिक एवं कृषक हतप्रभ रह गए। ये सही नहीं था। मंत्री सन ने जो कहा वह वास्तव में दायोन राजवंश का शासन था। इसमें दिक्कत क्या थी? उसे लात क्यों मारनी पड़ी? इसके अलावा क्या मंत्री सुन लुंगहाई को हुआनफू बैजी का भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना जाता था? अन्यथा वह संभवतः चौथी रैंक से पहली रैंक तक कैसे पहुंच सकता था? वास्तव में दायोन राजवंश के सभी मंत्रियों ने इस तरह सोचा, चौथी रैंक से पहली रैंक तक कई लोग उस खाई को पार करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष करेंगे। फिर भी यह भारी संपत्ति केवल सन लुंगहाई के सिर पर गिरी। ये लोगों को सोचने पर मजबूर कैसे नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ इतना था कि हुआनफू बैजी को उससे स्नेह था। सपनों में ये यू को सन लुंगहाई का उपयोग करना पसंद आया, इसलिए हुआनफू बैजी ने उन्हें एक उच्च स्थान भी दिया। विश्वसनीय सहयोगी होगा या नहीं जैसी कोई बात नहीं थी। महाराज, इससे आपका क्या तात्पर्य है? सुन लुंगहाई व्यथित होकर खड़े हो गए, लेकिन हुआनफू बैजी ने उसकी ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने आकाश में आकृति को देखा। धीरे से पुकारा, महाराज। ये 2 सरल शब्द जिससे उपस्थित हजारों लोगों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। महामहिम, क्या वह व्यक्ति हुआनफू बैजी के दिल का सम्राट था? वास्तव में आकाश में आकृति ये यू था। पूर्वी समुद्री महाद्वीप से उत्तरी बंजर भूमि तक की अपनी यात्रा के दौरान उसने 2 बार सपनों का अनुकरण किया था। दोनों बार उसे विकसित होने से पहले ही मार दिया गया और केवल पुरस्कार अर्जित किया। ये परिणाम सचमुच निराशाजनक था। आखिरकार ये यू ने आगे से अनुकरण न करने का निर्णय लिया। वह पहले कुछ भाग्य संचय करेगा। जब वह उत्तरी बंजर भूमि में पहुंचे, ये यू ने हवा में उड़ने की योजना बनाते हुए आध्यात्मिक नाव को हटा दिया था और रास्ते में दृश्यों का आनंद ले, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह दायोन राजवंश के शाही शहर में पहुंचे,
वह हुआनफू बेजी की पुकार सुनेगा। नीचे देखते हुए वह सपनों की तरह ही उत्साहित थी। ये यू ने मुस्कुराहट प्रकट की। वह तेजी से नीचे उतरा। जैसे ही वह उतरा, हुआनफू बेजी उसकी बाहों में आ गया। महाराज, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अपने सामने ये दृश्य देखकर सुन लुंगहाई की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से हिलने लगी। अपने दिल में उसे एक असीम राहत महसूस हुई। उसे खुशी थी कि उसने अभी तक कोई अभद्र भाषा नहीं बोली थी, अन्यथा हुआनफू बेजी ने सम्राट का अपमान करने के लिए उसे फांसी दे दी होगी। किस्मत का क्या कमाल। फिर सुन लुंगहाई ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं महामहिम सम्राट को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। सन लुंगहाई को सम्राट कौन था इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे हुआनफू बेजी की इच्छाओं के विरुद्ध कतई नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह अवश्य मर जाएगा। और यह एहसास हर किसी को नहीं होता। अधिकांश सैनिक और किसान उसके पीछे थे, नजरें बदल रहे थे, तुरंत घुटने टेकना नहीं। जैसे ही हुआनफू बेजी ने अपने पीछे से लोगों के सम्मान देने की धीमी आवाजें सुनी, उसकी आंखों में ठंडक की झलक झलक उठी। वह अचानक पलटी और सख्ती से बोली, ये दायोंग राजवंश का सच्चा सम्राट है। सभी लोग घुटने टेककर उचित सम्मान दें, अनादर दिखाने वालों को फांसी दी जाएगी। ये सुनकर हजारों सैनिक तुरंत जमीन पर झुक गए, चिल्लाते हुए, हम महामहिम सम्राट को अपना सम्मान देते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर ये यू को अत्यधिक गर्व की अनुभूति हुई। उसे एक पल के लिए ऐसा भी लगा मानो वह सपने में लौट आया हो। दुनिया भर पर शासन। 2 दिन बाद क्वांचान के सीमावर्ती शहर के अंदर हाल के दिनों में लगातार मिल रही हार दायोंग राजवंश के सैनिकों को निराश कर दिया था। उनका मनोबल बेहद गिरा हुआ था। मार्शल मेन शिफांग भी काफी परेशान थे। उसने शहर के बाहर सैकड़ों हजारों सैनिकों को देखा। वे संगठित एवं अनुशासित थे। इसके विपरीत ये स्पष्ट था कि श्रेष्ठ कौन था। इस लड़ाई में मेन शिफांग को वास्तव में नहीं पता था कि जीतने की कोई संभावना है या नहीं। गर्जन, अजगर की दहाड़ गूंज उठी। मेन शिफांग ने ऊपर देखा। उसने देखा कि 4 ड्रैगन एक विशाल ड्रैगन रथ को तेजी से खींच रहे थे। मेन शिफांग ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह एक ड्रैगन रथ था। ये वास्तव में एक ड्रैगन रथ था। ये कैसे हो सकता है? दायोंग राजवंश में हुआनफू बेजी के उत्थान के बारे में हर कोई जानता था। वह बहुत संयमित थी। एक सम्राट को जो व्यवहार मिलना चाहिए उसे छूना भी नहीं। सम्राट का विशिष्ट ड्रैगन रथ अब क्यों दिखाई दे रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? दायोंग राजवंश में पहले से ही एक नया सम्राट था। सिर्फ मेन शिफांग ही नहीं, बल्कि उपस्थित सभी लोगों ने इस सवाल को अपने दिल में साझा किया। वे खड़े होने से खुद को नहीं रोक सके, आसमान की ओर देखते हुए। बस कुछ ही क्षण बाद ड्रैगन शहर में प्रवेश कर गए। ड्रैगन रथ धीरे धीरे रुक गया। जैसे ही पर्दा उठा, ये यू ड्रैगन का लबादा पहने बाहर निकला और हुआनफू बेजी ने भी अपना युद्ध कवच बदल लिया था। अपना फीनिक्स वस्त्र पहने हुए और ये यू के पीछे पीछे चल रही थी। उसके हाथ उसके सामने जुड़े हुए थे। उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। वह सचमुच अनुग्रह की प्रतिमूर्ति थी। ऐसी दृष्टि से उपस्थित लगभग सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये लुभावनी महारानी थी? क्या सचमुच कुछ महीने पहले वाला वही निर्दयी और हत्यारा जनरल था? ये 2 अलग अलग लोगों की तरह था। अध्याय 206। पिछले 2 दिनों में हुआनफू बेजी ने ये यू को वह सब कुछ बताया था जो दायोंग राजवंश में हुआ था, जिसमें दाजिया राजवंश द्वारा लाया गया संकट भी शामिल है। इस मामले को लेकर ये यू ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। यदि वह सपनों में आसानी से दाजिया राजवंश को तोड़ सकता, तब वास्तव में ये निश्चित रूप से कठिन नहीं होगा। इस प्रकार ये यू ने व्यक्तिगत रूप से हुआनफू बेजी द्वारा सिला हुआ ड्रैगन वस्त्र पहना था। वह क्वांचान शहर के भीतर खड़ा था। इस क्षण में ड्रैगन के लिबादे में इस अपरिचित आदमी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है? हुआनफू बेजी ने केवल इस व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाने के लिए विद्रोह किया था। ये बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। जैसे वे सोच में खोए हुए थे। सैकड़ों शाही भिक्षु हवा में पहुंचे। वे प्रथम श्रेणी के मंत्री सुन लुंगहाई को अपने साथ लाए। 2 दिनों की बातचीत के बाद सुन लुंगहाई ने स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया था। ये यू की उपस्थिति के बाद से हुआनफू बेजी तुरंत पृष्ठभूमि में चला गया था। सारे मामले ये यू को सौंपना और सभी को सूचित कर रहे हैं कि ये यू दायोंग राजवंश के सच्चे सम्राट थे। सुन लुंगहाई चतुर होने के नाते तुरंत खुद को संरेखित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये यू के सिंहासन पर चढ़ने का पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा मुख्य बात ये थी, ये यू की पहचान को दायोंग राजवंश की प्रजा ने आसानी से स्वीकार कर लिया था। अपने नए मालिक को पहचानकर सुन लुंगहाई को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि अपनी वफादारी कैसे व्यक्त करनी है। वह अभी शहर में आया था और इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो? महामहिम यहाँ है, आप घुटने क्यों नहीं टेक रहे हैं? घुटने टेको, आप सभी घुटने टेके। ये सुनकर उपस्थित सभी सैनिकों ने अंततः सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सम्मान देने के लिए जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। निचली श्रेणी के सैनिकों के लिए घुटने टेकना और सम्मान देना कुछ था। वे बहुत पहले ही इसके आदी हो चुके थे। जब शंगुआन रंग ने घुटने टेकने के लिए कहा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऐसा किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवित रहना और खाने के लिए पर्याप्त होना। जहां तक मध्य से उच्च श्रेणी के जनरलों की बात है, उन्होंने बिल्कुल भी विरोध करने का साहस नहीं किया। वे सभी हुआनफू बेजी की कठोर पद्धतियों से अच्छी तरह परिचित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यू कौन था। उनके पास हुआनफू बेजी के सामने घुटने टेकने के कारण और तर्क थे। काले सागर में हजारों आदमियों को घुटनों के बल बैठे देखकर सुन लुंगहाई तुरंत आगे बढ़े। ये यू को अपना सम्मान देने के बाद उन्होंने जोर से घोषणा की, उपस्थित सभी लोग सुने। ये शख्स दिवंगत सम्राट ये कुलियांग का 16वां राजकुमार है। वर्तमान में दायोंग राजवंश के शासक सम्राट ये यू हैं। पहले क्षण में घुटने टेकने और सम्मान देने में आपकी विफलता एक गंभीर अपराध है। हालांकि हमें प्रतिभा की तत्काल आवश्यकता है और महामहिम ने आपको अपना अपराध बोध सहते हुए योगदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। क्या आप सब समझते हैं? मेन शिफांग ने अचानक अपना सिर उठाया। ये यू को अविश्वास से देख रहा हूँ। 16वां राजकुमार, वह 2 राजवंशों के अनुभवी थे। उसने कभी नहीं सुना था ये कुलियांग के पास 16वां राजकुमार है। फिर ये यू वास्तव में कहाँ से आया? मेन शिफांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सामने ड्रैगन लबादे में ये यू को घूरने लगा। जैसे वह हैरान था, उसे अचानक एक ठंडी आवाज का प्रसारण प्राप्त हुआ। अपना सिर नीचे करो, महामहिम की उपस्थिति में आपको श्रद्धा दिखानी चाहिए, अन्यथा दायोंग राजवंश में जल्द ही एक और सेनापति होगा जो युद्ध में मारा गया है। बिना किसी संदेह के आवाज हुआनफू बेजी से आई। एक पल में मेन शिफांग हर तरफ कांप उठी। उसने तुरंत अपना सिर जमीन पर झुका लिया, जोर से उद्घोषणा करते हुए, मैं मेन शिफांग महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। उसके साथ मार्ग प्रशस्त करते हुए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी सैनिकों ने भी इसका अनुसरण किया। महामहिम को सम्मान अर्पित करते हुए ये यू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझे बेकार की बातें करना पसंद नहीं है, मुझे केवल काम पूरा करना पसंद है। आज से मैं एक फरमान की घोषणा करता हूँ, किसी व्यक्ति की हत्या करने वालों को इनाम में 10 टन चांदी, 2 एकड़ जमीन और एक घर दिया जाएगा। और इसी तरह आप कितना प्राप्त कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। सैनिकों, ये बयान ये यू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर दिया था। यह उपस्थित सभी लोगों के लिए स्पष्ट रूप से सुनने के लिए पर्याप्त था।
फिर सन लोंगहाई ने अपनी भंडारण रंग में मौजूद सभी 10 लाख टन चांदी को सीधे निकाल लिया। उसने उसे जमीन पर चांदी का एक पहाड़ बना दिया। इतना शक्तिशाली दृश्य प्रभाव, सभी निचली श्रेणी के सैनिकों की आंखें लाल हो गईं। चांदी का पहाड़, चांदी का असली पहाड़ यही था। इस दृश्य ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि पैसा वही था। जब तक आप दुश्मन को मार सकते हैं, आप इसे किसी भी समय ले सकते हैं। एक सिपाही ने अपने सामने सब कुछ देखा, धीरे से बुदबुदाया, चांदी और जमीन, क्या वे सचमुच जमीन देते हैं? इस बयान पर तुरंत ही पास के जनरल का गुस्सा फूट पड़ा। पवित्र हुक्मनामे पर सवाल उठाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये यू ने जोर से घोषणा की, जमीन वास्तव में दी गई है। ये लड़ाई के बाद दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको मारने में सक्षम होना चाहिए। आपको अपने पैरों के नीचे की जमीन की रक्षा करने में भी सक्षम होना चाहिए। यदि आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो आपकी जमीन, घर और चांदी दाजिया राजवंश के सैनिकों के लिए पुरस्कार बन जाएंगे। ये सुनकर सिपाहियों की सांसें भारी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जो चीजें उनकी पहुंच में थीं, वे उनकी आंखों के ठीक सामने थीं। लेकिन ऐसे लोग थे जो उन्हें चुराना चाहते थे। उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? उन्हें यह अधिकार क्यों मिला? फिर ये यू सैकड़ों भिक्षुओं की ओर मुड़ा। आप सभी भी, मार्शल आर्ट, स्पिरिट स्टोन, अमृत, तुम जो चाहोगे मैं प्रदान करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे दुश्मन के किसानों के सिर के बदले में बदलना होगा। इस काल्पनिक दुनिया में मानव राजवंश ने युद्ध लड़े और सैनिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन वास्तव में किस चीज ने लड़ाई की दिशा निर्धारित की? कृषक थे, इसलिए इन शाही भिक्षुओं को भी आगे आकर लड़ना पड़ा। बिना किसी संदेह के ये यू के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों का मनोबल पूरी तरह बढ़ा दिया। साथ ही इसने हुआनफू बेजी को एक बार फिर से गवाही देने की भी अनुमति दी। पुरस्कार कैसे दिए जाने चाहिए? निस्संदेह ब्लू स्टार में उपलब्धियों को पुरस्कृत करने की विधि। इस दुनिया में पूर्ण आयामिता में कमी की हड़ताल थी। वह दोपहर दायून राजवंश के सैनिक न केवल दाजिया राजवंश की सेना को एक झटके में हरा दिया, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी जवाबी हमला किया जो वे पहले खो चुके थे। ये यू ने भी अपना वादा पूरा किया। उसने सैनिकों के पीछे चलने के लिए 1000 से अधिक लड़कों को इकट्ठा किया। हर लड़ाई के बाद वे उपलब्धियों को दर्ज करना शुरू करने के लिए आगे आएंगे और एक दिन के अंदर ही इनाम बांट देते थे। ऐसे उपायों के साथ दायून राजवंश के सैनिक और भिक्षु मौत के डर के बिना लड़े। दाजिया राजवंश के खिलाफ पागलों की तरह जवाबी हमले शुरू करना। स्थिति एक बार फिर पलट गई। सिर्फ आधे महीने में उन्होंने न केवल खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने दाजिया राजवंश में सफलतापूर्वक घुसपैठ भी की। उन्हें दूत भेजने के लिए मजबूर किया, शांति वार्ता की तैयारी के लिए। हालांकि ये यू का रवैया बहुत दृढ़ था। उसने सारी सेना में घोषणा कर दी, सभी शांति वार्ताओं से इंकार करना। आपकी जमीन, चांदी और घर मेरे दायून राजवंश के सैनिकों के होने चाहिए। जैसे ही ये खबर सामने आई, एक बार फिर बड़ा जवानों का मनोबल। उनके उन्मादी हमले जारी। 2 महीने और बीत गए। दाजिया राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सपने की तरह ही ये दायून राजवंश का एक जागीरदार राज्य बन गया। इस संकट को सुझाने के बाद हुआनफू बेजी ने ये यू से एक चीज के लिए ईमानदारी से अनुरोध किया। वह था उससे शादी करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह समानांतर दुनिया में था या सपने में। हुआनफू बेजी वास्तव में ये यू से एक बार फिर शादी करना चाहता था। इस बार वह उस प्रकट शादी की पोशाक को फिर से पहनना चाहती थी। ऐसे अनुरोध के लिए ये यू सहर्ष सहमत हो गया। फिर दोनों शाही शहर लौट आए और एक भव्य शादी आयोजित की। हुआनफू बेजी, जिसने वह शादी की पोशाक दोबारा पहनी थी, काफी उत्साहित थी। ये यू भी वही था। खासकर उस रात वे और भी अधिक उत्साहित थे। शादी के अगले दिन निर्वाण पैलेस के मालिक जियांग युआनशेंग लोगों के साथ उन्हें बधाई देने आए। अध्याय 207 मध्य महाद्वीप। गोयुआन संप्रदाय के भीतर 10 विशाल आध्यात्मिक जहाज एक पंक्ति में खड़े थे। 1000 किसान हवा में मंडराने लगे। इस दृश्य से गोयुआन संप्रदाय के सभी शिष्य चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि किसी राक्षसी संप्रदाय ने आक्रमण कर दिया है। इस क्षण में 2 आकृतियां तेजी से पास आईं। यह कोई और नहीं बल्कि बू लिनफेई और युनसिमू थे। ये यू से अलग होने के बाद से युनसिमू तुरंत गोयुआन संप्रदाय में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय उसने बीच में ही अपना मन बदल लिया और बू परिवार के क्षेत्र में चली गई। वह बू लिनफेई के साथ मामलों पर चर्चा करना चाहती थी। वे एक रक्षात्मक गठबंधन पर सहमत हुए थे। ये यू को ढूंढने के बाद उसने पहले से इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? यू सिमू को लगा कि उसने कहीं और इतना अनावश्यक समय बर्बाद किया है। यू सिमू की भत्सना का सामना करते हुए बू लिनफेई काफी शांत नजर आई। उसने दावा किया कि वह बोलना चाहती थी, लेकिन ये यू के साथ बहुत व्यस्त था और बस भूल गया। इस बारे में विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किस चीज ने उसे व्यस्त रखा, है ना? इतना जबरदस्त उकसावा कुछ ऐसा था जिसे यू सिमू बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और बू लिनफेई के साथ भीषण युद्ध में लगे रहे। हालांकि दोनों अच्छी तरह से जानती थी कि वे दोनों ये यू की महिलाएं थीं, इसलिए उनके लिए मौत से लड़ना असंभव था। उनकी हरकतें महज अपनी हताशा प्रकट करने के लिए थीं। अंत में वे ड्रॉ पर सहमत हुए। दोनों में से कोई भी दूसरे पर विजय पाने में सक्षम नहीं है। यू सिमू बहुत गुस्से में था, जबकि बू लिनफेई ने उसे सांत्वना देने का अवसर लिया। इतना क्रोधित मत होइए, रक्षात्मक गठबंधन अभी भी जारी रह सकता है। आपने ये यू देखा होगा, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। क्या तुमने? इस आगे पीछे से मामला बराबर होता दिख रहा था। इसके लिए यू सिमू ने ठंडे स्वर में कहा, स्पष्ट रूप से कहा, पहले ये आपकी निर्दयता थी। मैं स्वाभाविक रूप से कृतघ्न हो जाऊंगा। बू लिनफेई ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, कुछ चीजों को अतीत में छोड़ देना ही बेहतर है। आप और मैं बहनों की तरह हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरे बू परिवार को पुनर्निर्माण के लिए आपके गोयुआन संप्रदाय के समर्थन की आवश्यकता है। यदि आप कृपा करेंगे तो मैं भविष्य में इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा। ये सुनकर यू सिमू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी। बू लिनफेई ऐसे मामलों के बारे में स्वाभाविक रूप से बोलती थी। साफ था कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। यू सिमू स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। उसने तुरंत गोयुआन संप्रदाय में लौटने का फैसला किया। एक आदमी को खुद को आपके प्रति समर्पित करने के लिए 100 तरीकों का अध्ययन जारी रखने का इरादा किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि बू लिनफेई लगातार उसका पीछा करेगी। इस प्रकार वर्तमान दृश्य सामने आया। गोयुआन संप्रदाय के सामने के भव्य दृश्य को देखते हुए यू सिमू की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं गोयुआन संप्रदाय की संप्रदाय गुरु यू सिमू हूँ। आप कौन हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके प्रश्न के उत्तर में हजारों हवाई कृष्णों के भाव ठंडे थे। एक शब्द भी नहीं कह रहा। अगला केंद्रीय आध्यात्मिक जहाज से ड्रैगन लवादे में एक महिला धीरे धीरे उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि दाकियान राजवंश की महारानी ली रोवांग थी। मेरे पति को सौंप दो ये यू, नहीं तो मैं इस जगह को समतल कर दूंगा। पति ये यू। यून सिमू की अभिव्यक्ति बेहद दिलचस्प थी। ऐसा लग रहा था कि बू लिनफेई और उसके अलावा ये यू के अन्य साथी भी थे। कितना क्रोध करने वाला। ये यू ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। ये देखकर कि यून सिमू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ली रोवांग ने सहज रूप से ऐसा सोचा। यह महिला ये यू को सौंपने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। आपके पास समय की 10 सांसें हैं। इतना कहने के बाद ली रोवांग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसके पीछे के कृष्णों ने तुरंत अपने अपने जादुई उपकरण निकाल लिए। इस बीच फॉर्मेशन मास्टर्स के नियंत्रण में 10 आध्यात्मिक जहाज भी युद्ध के लिए तैयार थे।
इस स्थिति को देखकर यू सिमू का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई। मैं तुम्हें 10 सासों का समय भी दूंगा। 10 सासों के बाद यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम सभी को यहीं दफनाया जाएगा। गोयुआन संप्रदाय के शिष्य कहाँ हैं? पंत गुरु के आह्वान से गोयुआन संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत हवा में उड़ गए। वे यू सिमू के पीछे एकत्र हुए। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने की कगार पर था। बू लिनफेई तेजी से आगे बढ़ी। दोनों पक्षों के मध्य में पहुंचना। वह ऊंचे स्वर में बोली, महाराज, यद्यपि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम सभी एक समान पहचान साझा करते हैं। हम सभी ये यू के भागीदार हैं। वर्तमान में ये यू गोयुआन संप्रदाय में नहीं है, इसलिए ऐसे शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न बैठकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया जाए। अन्यथा यदि कोई वास्तविक लड़ाई छिड़ जाती है तो चाहे कोई भी हताहत हो, मेरे पति दुखी होंगे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आध्यात्मिक दबाव की एक भयानक आभा उतर आई। दा कियान राजवंश के कृषक तुरंत अत्यंत गंभीर दिखाई दिए। बिना किसी संदेह के, चाहे वह बू लिनफेई हो या युन सिमू, दोनों ही दुर्जय और उत्कृष्ट कृषक थे। यदि वे सचमुच लड़े तो उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि ये वास्तव में अजीब था। ये यू किंडियन संप्रदाय के एक शिष्य न केवल साम्राज्य का अनुग्रह प्राप्त हुआ, लेकिन उसके 2 उत्कृष्ट साझेदार भी थे। उसके पास किस प्रकार का आकर्षण था। आध्यात्मिक जहाज पर ली रोवांग भी काफी हैरान थे। 2 उत्कृष्ट कृषक और दोनों ही दिव्य प्राणियों के समान सुंदर थे। क्या ये यू के सभी साथी इतनी उच्च गुणवत्ता तक पहुंच गए थे? उत्तरी बंजा भूमि महाद्वीप दायोंग राजवंश के महान हॉल के भीतर ये यू ड्रैगन का लबादा पहने हुए अपने सिंहासन पर बैठा था। इस बीच हुआनफू बेजी आज्ञाकारी ढंग से उसके पास बैठ गया। 5 किसान सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। नेता कोई और नहीं बल्कि निर्वाण पैलेस के मालिक जियांग युवानशेंग थे। निर्वाण महल, इसे उत्तरी बंजा भूमि महाद्वीप में एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय भी माना जाता था। सपने में जब ये यू ने संप्रदायों को रौंदा, निर्वाण पैलेस ने अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए उनसे मित्रता करने की पहल की। उनका उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इससे ये यू पर अब भी कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस चीज को लेकर वह सबसे अधिक उत्सुक था वह था जियांग युवानशेंग इतनी देर से क्यों पहुंचे? क्या ये जानबूझकर किया गया था? इससे पहले कि ये यू पूछ सके, जियांग युवानशेंग ने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, आपकी शादी पर दायोंग राजवंश के महामहिम को बधाई। आप और महारानी सदैव एक हृदय वाले, चिरस्थायी और अमर रहें। इसके बाद निर्वाण पैलेस के एक बुजुर्ग ने तुरंत एक उपहार सूची प्रस्तुत की। इसमें बधाई उपहारों की वस्तुओं और मात्राओं का स्पष्ट विवरण दिया गया था। ये यू ने लापरवाही से सूची ले ली। एक सरसरी नजर के बाद इस बार निर्वाण पैलेस की ईमानदारी स्वीकार्य लग रही थी। फिर जियांग युवानशेंग ने अपनी देरी का कारण बताया। यह शिष्टता के कारण नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे दायोंग राजवंश के रास्ते में एक गुप्त क्षेत्र का सामना करना पड़ा था, जिससे थोड़ी देरी हुई। मूल रूप से उनका इरादा उपहारों में जोड़ने के लिए गुप्त क्षेत्र से खजाना लाने का था, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं वे अभी तक सफलतापूर्वक उभर नहीं पाए हैं, इसलिए वे केवल हार ही मान सकते थे। हालांकि अगर ये यू की दिलचस्पी होती, वह गुप्त क्षेत्र की परिधि की जांच करने के लिए उनके साथ जुड़ सकता था। जब तक कोई गुप्त खजाना सामने आया, वे अभी भी उन्हें ये यू के सामने पेश करने के इच्छुक होंगे, उनकी दोस्ती को मजबूत करने के लिए उपहार के रूप में। ये सुनकर ये यू काफी उत्सुक थी। वास्तव में वह कभी किसी गुप्त क्षेत्र में नहीं गया था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत जिज्ञासु था। कुछ देर सोचने के बाद वह गुप्त क्षेत्र की परिधि की जांच करने के लिए जियांग युवानशेंग के साथ जाने के लिए सहमत हो गया। वे 1 घंटे में प्रस्थान करने पर सहमत हुए। जियांग युवानशेंग थोड़ा झुका, फिर तैयारी में लग गया। वह शाही शहर के बाहर आध्यात्मिक जहाज में दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, शोक की पोशाक में एक महिला घूंघट पहने हुए धीरे धीरे छाया से बाहर आई। यदि दाजिया राजवंश के मंत्री उपस्थित थे, वे उसे अवश्य पहचान लेंगे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि दाजिया राजवंश की 5वीं राजकुमारी निंगजी थी। वह धीरे धीरे जियांग युवानशेंग के पास पहुंची। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या वह गुप्त लोक में जाने के लिए सहमत हो गया है? वह सहमत हो गया है जी। सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। मैंने दूसरे महाद्वीप के एक महान कृषक को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया। एक बार मामला सुलझ जाए तो हमारे समझौते को न भूलें। जियांग युवानशेंग ने निंगजी का नाजुक हाथ लेते हुए कहा। उसकी आंखें स्नेह से भर आईं। अध्याय 208 सपने में। पूरे सपने में दाजिया राजवंश को दायोंग राजवंश द्वारा लगातार हराया जा रहा था। हालांकि हकीकत में ये काफी अलग था। सबसे पहले दाजिया राजवंश को पूर्ण लाभ प्राप्त था। उन्होंने लगातार 12 शहरों पर कब्जा कर लिया और पूरे देश ने जश्न मनाया। ऐसा सभी ने माना। इससे पहले कि वे दायोंग राजवंश के शाही शहर को जीत सके, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रकार दाजिया राजवंश के क्षेत्र का एक बार फिर विस्तार हुआ। इसी खुशी के कारण दाजिया राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी 5वीं राजकुमारी निंगजी के साथ वसंत की सैर का आनंद लेने के लिए बाहरी इलाके में गई थी। अप्रत्याशित रूप से उनका सामना निर्वाण पैलेस के मालिक जियांग युवानशेंग से हुआ, जो अभी एकांत से निकले थे। हालांकि बस एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जियांग युवानशेंग उसकी सुंदरता से चकित था। लौटने के बाद वह करवटें बदलता रहा और सो नहीं सका। अगले दिन वह शादी का प्रस्ताव देने के लिए बहुमूल्य उपहारों के साथ दाजिया राजवंश में आया था, लेकिन निंगजी को जियांग युवानशेंग पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपने पिता से उसे मना करने के लिए कहा। इससे जियांग युवानशेंग बहुत दुखी हुआ। ये कौन जानता होगा, क्या दोनों देशों के बीच हालात अचानक नाटकीय मोड़ ले लेंगे। कुछ महीनों बाद दायोंग राजवंश ने अप्रत्याशित रूप से जवाबी हमला शुरू किया, सीधे दाजिया राजवंश के शाही शहर के बाहरी इलाके तक पहुंचना। ये समाचार मिलते ही जियांग युवानशेंग खतरे की परवाह किए बिना निंगजी को बचाने के लिए समय से पहले दाजिया राजवंश में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य उसकी जान बचाना था। उसी रात शाही शहर का उल्लंघन किया गया था। दाजिया राजवंश के पूरे शाही परिवार को मार डाला गया। निंगजी को उनके वंश का एकमात्र जीवित व्यक्ति छोड़ दिया गया। ये जानने पर कि उसके सभी रिश्तेदार नष्ट हो गए हैं, निंगजी का दिल टूट गया था। फिर उसने जियांग युवानशेंग से कहा, जब तक वह दायोंग राजवंश के सम्राट को मार सकता था, वह स्वेच्छा से उससे विवाह करेगी। एक नश्वर सम्राट की हत्या निस्संदेह एक महान कार्य था। अगर बात निकल गई, इसके बाद पूरे राजवंश का प्रतिशोध होगा। जोखिम बहुत अधिक थे, लेकिन जियांग युवानशेंग के लिए निंगजी को स्वेच्छा से अपना साथी बनाना, वह दृढ़तापूर्वक सहमत हो गया। एक सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने में उन्हें 10 दिन लगे। सबसे पहले उसने किसी स्थान को गुप्त क्षेत्र के रूप में छिपाने के लिए संरचनाओं का उपयोग किया। उसका इरादा इससे ये यू का ध्यान आकर्षित करने का था। फिर उसने एक अत्यधिक शक्तिशाली दुष्ट कृषक को अच्छे इनाम के साथ आमंत्रित किया। समय आने पर वह हमला करेगी और ये यू को मारने का प्रयास करेगी। भले ही कुछ गलत हुआ हो, यह उस दुष्ट कृषक का मामला होगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। योजना का प्रत्येक भाग निर्बाध था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वह था, गुप्त क्षेत्र ने ये यू का ध्यान सफलतापूर्वक खींच लिया था। इससे जियांग युवानशेंग बहुत खुश हुआ, यहाँ तक कि उसने निंगजी के साथ भविष्य की कल्पना भी करना शुरू कर दिया। इसके बारे में सोचकर ही वो खुश हो गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। निंगजी की आंखों में दूरी के अलावा कुछ नहीं था। जल्द ही ये यू और हुआनफू बेजी स्वशाही कृषकों के संरक्षण में एक ड्रैगन गाड़ी पर सवार हुए और जियांग युवानशेंग के साथ पूर्व की ओर चल पड़े।
गुप्त क्षेत्र का स्थान दायोन राजवंश से 1000 मील दूर एक शिखर पर था। ये दूरी ज्यादा दूर नहीं थी। थोड़ी ही देर में वे सफलतापूर्वक आ गए थे। ड्रैगन घाट से नीचे उतरने के बाद ये यूं ने चोटी के ऊपर एक बड़ी दरार देखी, जिसमें से चकाचौंध बहुरंगी रोशनी चमकती थी। इसके आसपास एक दर्जन किसान एकत्र होकर इंतजार कर रहे थे। ये देखकर जयांग युवानशिंग ने नाराजगी व्यक्त की और सख्ती से डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या बात है? इसमें इतना समय लग गया और गुप्त क्षेत्र का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। लाल दाववादी वस्त्र पहने एक छोटे कद के व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए, बुजुर्ग कुछ समय से गुप्त क्षेत्र के अंदर है। हमें विश्वास है कि परिणाम जल्दी सामने आएंगे। उनकी बातचीत शांत नहीं थी, जिससे आसपास के सभी लोग सुन सके। हुआनफू बेजी ने आगे की दरार की ओर देखा और देखा कि चमकदार रोशनी लगातार टिमटिमा रही है, जिसके चारों ओर स्थानिक दरारें हैं। यह एक संकेत था कि गुप्त क्षेत्र रहने वाला था। शायद ये वास्तव में अधिक समय तक नहीं टिकेगा। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। आखिरकार एक गुप्त क्षेत्र एक ऐसी चीज थी जिसका कोई सामना तो कर सकता था, लेकिन उसे खोज नहीं सकता था। इसके अलावा कोई अंदर जोखिम उठा रहा था। यदि उन्हें खजाना प्राप्त हुआ तो क्या ये शानदार नहीं होगा? हालांकि हुआनफू बेजी ने कोई सलाह नहीं दी। वह ये यू के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहती थी। ये देखकर कि ये यू ने तुरंत कुछ नहीं बोला था, जयांग युवानशिंग ने कठिनाई का बहाना करते हुए कहा, महामहिम, आप यहाँ एक क्षण के लिए भी क्यों नहीं रुकते? ये यू ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की। असंख्य सितारों और तारामंडल तकनीक के साथ वह दुनिया की सभी संरचनाओं को देख सकता था। किसी संरचना को गुप्त क्षेत्र के रूप में छिपाने की ऐसी रणनीति ये यू द्वारा लंबे समय से देखी गई थी। गुप्त क्षेत्र नकीर था और स्वाभाविक रूप से खजाने भी नकीर थे। इस प्रकार जयांग युवानशिंग का उसे यहाँ लाने का इरादा कुछ हद तक संदिग्ध लग रहा था। ये यू ने अपने बगल में हुआनफू बेजी और उनके आसपास के लगभग 100 शाही कृषकों को देखा। ऐसी लाइनअप के साथ जब तक कोई आरोही कृषक नहीं आए, उनके लिए उसे रोकना असंभव होगा। इसके अलावा ये यू की टिप्पणियों से जयांग युवानशिंग केवल अंतिम चरण के हार्मोनाइजेशन दायरे के कृषक थे। हालांकि वह मध्य चरण सामंजस्य क्षेत्र में था, उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। इस स्थिति में ये यू ये देखने के लिए काफी उत्सुक था कि जयांग युवानशिंग कौन सी चालें चल सकता है। इस प्रकार ये यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। जयांग युवानशिंग के साथ आमने सामने आ रहे हैं। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप किस तरह का आश्चर्य पैदा कर सकते हैं। जयांग युवानशिंग को अचानक अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। किसी कारण से उसे ठंडी ठंड महसूस हुई। क्या उन्होंने कोई खामी बताई थी? ये संभव नहीं होना चाहिए। यदि ये यू ने सचमुच कुछ हो जा होता, वह क्यों नहीं चला जाएगा बल्कि यही इंतजार करना पसंद करेगा। रहने भी दो, भले ही उसने कुछ नोटिस किया हो या नहीं। तीर पहले से ही डोरी पर था और उसे छोड़ना पड़ा। जयांग युवानशिंग ने तुरंत अपनी आस्तीन में छिपे जैद ताबीज को कुचल दिया। अगला दूसरा, दूर से अचानक एक तेज रोशनी उठी। यह असामान्य स्थिति उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हुआनफू बेजी, जो वर्षों से युद्ध के मैदान में जूझ रहे थे, को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह आगे बढ़ी और ये यू का हाथ पकड़ लिया। उसे दूर ले जाना चाहते हैं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद शोक पोशाक पहने 100 से अधिक कृषक अचानक प्रकट हुए। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि दाजिया राजवंश की 5वीं राजकुमारी निंगजी कर रही थी। किसान उसके पीछे हैं। दाजिया राजवंश की सेना के अंतिम अवशेष थे। दायोन सम्राट, आज आपकी मृत्यु का दिन है। मैं तुम्हारी आत्मा का उपयोग स्वर्ग में करूंगा। दाजिया राजवंश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए जयांग युवानशिंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा था? क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि निंगजी को आने की अनुमति नहीं थी? वो इतनी अविज्ञाकारी क्यों थी? ठीक सामने खड़ी थी। क्या वह मौत को दावत देना नहीं था? जयांग युवानशिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और चिल्लाया, दुश्मन ने हमला किया। महामहिम, कृपया पहले पीछे हटें। मैं उन्हें रोकने के लिए लोगों का नेतृत्व करूंगा। यदि आप कार्य करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से कार्य करें। जयांग युवानशिंग निर्वाण पैलेस के लोगों को अपने साथ खेलने के लिए ले जाना चाहता था। एक ओर ये साबित हो सकता है कि इस हमले का निर्वाण पैलेस से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी ओर, चाहे कुछ भी हुआ हो, जब तक वो काफी करीब था, वह पहले क्षण में निंगजी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन ये यू का इरादा जयांग युवानशिंग को इतनी आसानी से जाने देने का नहीं था। उन्होंने कहा, आप सभी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये लोग कोई तूफान खड़ा कर सकते हैं। ये जयांग युवानशिंग का चेहरा काफी बदसूरत हो गया। वह स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? ये यू ने जयांग युवानशिंग पर अपनी नजरें जमाई, प्रत्येक शब्द को जानबूझकर कहते हुए, मैंने ये कहा है, चलो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम बस मेरे पास रहो और शो देखो। अध्याय 209। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि ये यू ने जयांग युवानशिंग को अपने साथ रखने पर जोर क्यों दिया। हुआनफू बेजी ने सोचा कि इसका कोई कारण होगा। वह तुरंत आगे बढ़ी। एक उत्कृष्ट कृषक के लिए अद्वितीय भयानक दबाव को मुक्त करना। एक पल में जयांग युवानशिंग को दबाव दोगुना महसूस हुआ। उसने अविश्वास से हुआनफू बेजी को देखा। उसने ऐसा सुना था, दायोन राजवंश की यह रानी एक समय एक सेनापति थी जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, सैन्य रणनीति में पारंगत, और उसके पास काफी ताकत थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में एक उत्कृष्ट कृषक थी। सचमुच हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। पारलौकिक जगत में पहुंचने के बाद भी वह अभी भी रानी के रूप में कार्य क्यों कर रही थी? क्या उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कि इससे बचने और दाव हासिल करने के लिए अगले स्तर तक चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? सांसारिक संसार से क्यों बंधे रहें? जयांग युवानशिंग का चेहरा लाल पड़ गया। एक उत्कृष्ट कृषक के साथ उसे देखते हुए उसने अचानक कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, तो वो केवल मुस्कुराकर कह सका, ठीक है, क्योंकि महामहिम चाहते हैं कि मैं रुकूं और शो देखूं, तो मैं रुकूंगा। ये यू ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वह चुपचाप इस दृश्य को घटित होता हुआ देख रहा था। धीरे धीरे समय बीता गया। दाजिया राजवंश के कृषकों ने धीरे धीरे हार के संकेत दिखाए। उनकी क्षति लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके विपरीत दायोन राजवंश के शाही कृषक युद्ध में अधिक से अधिक साहसी हो गए। हर बार जब वे किसी दुश्मन को मारते थे तो वे लापरवाही से उनका सिर काट देते थे और सिर इकट्ठा कर लेते थे। यह एक आदत थी जो उन्होंने युद्ध के मैदान में विकसित की थी। हत्या करने से सैन्य योग्यता मिलती है। हर चीज के लिए सैन्य योग्यता का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे जैसे निंगजी के आसपास एकत्रित कृषकों की संख्या कम होती गई, जयांग युवानशिंग को चिंता महसूस हुई। धतेरी की उसने जिस शक्तिशाली कृषक को आमंत्रित किया था वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वो पीछे हट गई हो? जैसे ही जयांग युवानशिंग इस पर विचार कर रहा था, एक भयानक दबाव ने अचानक क्षेत्र को घेर लिया। ऊपर आसमान में बैंगनी बादल हवा में भर गए। फिर एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना था और उसमें अद्भुत सुंदरता थी। दायोन राजवंश के सम्राट कौन है? बाहर आओ और मर जाओ। दायोन राजवंश के सभी शाही कृषक कठिन भाव धारण करते थे। ऐसा क्यों था? एक और भयानक महिला अमर कहीं से प्रकट हुई। इस अत्यधिक आध्यात्मिक दबाव के तहत वे मुश्किल से अपना सिर उठा पाते थे। हुआनफू बेजी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसने आगे की आकृति को देखा, यह महसूस करते हुए कि यह व्यक्ति भी एक दुर्जय उत्कृष्ट कृषक था।
इस प्रकार हुआनफू बेजी ने तुरंत कहा, महामहिम वो चले जाना चाहिए, मैं इस व्यक्ति से निपटूंगा। ये यू चुप रहे, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दौरान जियांग युवानशेन काफी उत्साहित नजर आए। वह यही थी अंततः यह एक सुनहरा अवसर था। वह ये यू को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। महाराज जल्दी करो और चले जाओ, आप पूरे दा योन राजवंश का भाग्य अपने कंधों पर उठाते हैं, आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, चिंतित था कि वो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। ये क्रिया तुरंत हुआनफू बेजी की क्रोध भरी दृष्टि को आकर्षित किया। ये व्यक्ति बिल्कुल विश्वासघाती था। टकराना। ये यू ने जियांग युवानशेन को लात मारी। उसने चिढ़कर कहा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे कान बजने लगे हैं। मेरा मतलब अच्छा है, जियांग युवानशेन ने उत्तर दिया। उसकी निगाहें टालमटोल कर रही थीं। फिर उसने गुप्त रूप से नवागंतुक अमर को एक संदेश भेजा, जल्दी करो और कार्य करो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। ये सुनकर अमर तुरंत आगे बढ़ा। ये देखकर हुआनफू बेजी दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन ये यू उसे रोकने के लिए पहुंच गई। दखल देने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही ये यू आगे बढ़ गया। निंगजी ने ये दृश्य देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। क्या ये सम्राट स्वेच्छा से अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। आसपास के शाही किसान अपनी परेशानी के बावजूद खुद को मजबूर करते हुए ये यू की ओर दौड़ पड़े। वे वास्तव में ऐसा मानते थे। ये यू एक अच्छे सम्राट थे, वह इस तरह बिल्कुल नहीं मर सकता। हालांकि उनकी गति अमर की तुलना में बहुत धीमी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अमर सीधे ये यू के आलिंगन में छलांग लगा देगा। उसने उसे जोर से गले लगाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सम्राट बन गए हो, मुझे कहना होगा आप उस ड्रैगन लबादे में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। उत्तरी बंजा भूमि में आने के लिए मध्य महाद्वीप क्यों छोड़े। लियांग यू। ये यू की आवाज बेबसी से भरी थी। वास्तव में जियांग युवानशेन ने जिस बाहरी मदद को आमंत्रित करने के लिए काफी पैसा खर्च किया था, वह कोई और नहीं बल्कि मध्य महाद्वीप का दुष्ट कृषक लियांग यू था। ये यू को इस महिला के बारे में काफी असहाय महसूस हुआ। वह उसकी पार्टनर बनने के लिए कृतसंकल्प थी। उस समय उसे अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए ये यू ने उसके साथ एक क्लेश समझौता स्थापित किया था। जब तक लियांग यू पारलौकिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सका, तब वह भागीदार बनने के मामले पर विचार कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से लियांग यू की साधना गति इतनी तेज थी, अभी कुछ ही महीने हुए थे और वह सफलतापूर्वक पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। स्वप्न में उसकी गति इतनी तेज नहीं लगी थी, लेकिन ये काफी दिलचस्प था। लियांग यू को प्रकट होते देखकर ये यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे यकीन था कि लियांग यू उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस महिला के उसके प्रति गुप्त उद्देश्य थे। वह संभवतः उसे कैसे मार सकती है। यदि ऐसा न होता, ये यू इतनी आसानी से यहाँ नहीं आ पाता। फुफकार जरा ठहरिए। यह महिला जब चाहे उसे गले लगा सकती थी, लेकिन उसके हाथ इधर उधर घूम रहे थे। वह थोड़ा ज्यादा था। आसपास अभी भी सैकड़ों लोग थे। ये यू ने दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, जाने दो, तुम क्या कर रहे हो, यह अनुचित है। हे लियांग यू ने अपने हाथों को भटकने से रोक लिया और इसके बजाय उसने ये यू के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। उसने आगे कहा, मैं दहेज इकट्ठा करने के लिए उत्तरी बंजा भूमि में आई थी। किसी ने मुझे आने और सम्राट को मारने के लिए आमंत्रित किया। कीमत काफी ज्यादा थी, इसलिए मैं आ गया। ये कैसा संयोग है, क्या आपको नहीं लगता मेरे पति। ये सुनकर जियांग युवानशेन और निंगजेड के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने जिस शक्तिशाली किसान को ये यू की हत्या करने के लिए आमंत्रित किया था, क्या सच में उन्हें पति कहना शुरू कर दिया। क्या ये बिल्कुल बेतुका नहीं था। ओह, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने आमंत्रित किया। ये यू ने जियांग युवानशेन की ओर देखा। उसकी निगाहें मनोरंजन से भर गईं। लियांग यू ने अपने हाथ छुड़ाए, आगे चमका और जियांग युवानशेन के सामने खड़ा हो गया। उसने उस पर उंगली उठाई, तुरंत उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बंद कर दिया। मेरे पति, उन्होंने ही मुझे तुम्हें मारने के लिए आमंत्रित किया था। इनाम एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय तकनीक थी और 2000 आत्मिक पत्थर। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। आत्मा के पत्थरों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय तकनीक अत्यंत दुर्लभ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लियांग यू को अभिनय के लिए आकर्षित कर सकता है। इस समय जियांग युवानशेन पूरी तरह से अवाक था। उसे एक हत्यारा मिल गया था, लेकिन उसका साथी उसमें फंस गया। यदि उसे किसी को दोषी ठहराना हो तो वो केवल अपने आप को अंधा होने के लिए दोषी ठहरा सकता है। उसकी किस्मत बहुत खराब थी। जियांग युवानशेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे मारने जा रहे हो तो जल्दी करो। एक क्षण रुके, आइए पहले अपना लेन देन पूरा करें। तुमने मुझे मारने के लिए आमंत्रित किया, परंतु तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को मार डालूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि चूंकि मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं ऐसा करूँ या नहीं, आपको भुगतान करना होगा। वे वस्तुएं मेरा दहेज हैं। लियांग यू ने अपनी आंखें हल्की सी टेढ़ी कर ली। उसकी हत्या का इरादा स्पष्ट है। जियांग युवानशेन इस तर्क से पूरी तरह भ्रमित हो गया। वह उसे मारने के लिए पहले से ही तैयार थी और फिर भी वह लेन देन पूरा करना चाहती थी। ये तो बहुत ज्यादा था। इस बीच हुआनफू बेजी ने अपने सामने लियांग यू को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल रही है। अध्याय 210। एक क्षण के बाद दाजिया राजवंश और निर्वाण पैलेस के सभी किसान मारे गए थे। जियांग युवानशेन और निंगजी ये यू के खिलाफ हत्या की साजिश के दो मास्टरमाइंड थे। दायोंग राजवंश के शाही महल में वापस लाया गया। इसकी व्यवस्था हुआनफू बेजी ने की थी। उसके शब्दों में, जिन लोगों ने ये यू की हत्या करने का साहस किया, उन्हें आसानी से नहीं मरना चाहिए। उन पर अत्याचार किया जाना चाहिए और अत्यधिक कष्ट सहना चाहिए। वहाँ के हालात से निपटने के बाद हर कोई एक साथ दायोंग राजवंश के शाही शहर में लौट आया। पूरी यात्रा के दौरान लियांग यू ये यू की बांह से चिपक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे भी झटकने की कोशिश की। लियांग यू ने जाने देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे ये यू काफी असहाय महसूस कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर नोटिस किया था। लियांग यू के आने के बाद हुआनफू बेजी की अभिव्यक्ति कुछ हद तक बदल गई थी। इसके अलावा सबसे परेशानी वाला हिस्सा वह था। यात्रा के दौरान हुआनफू बेजी ने ड्रैगन कार्ट में सवारी करना फिर से शुरू नहीं किया था। इसके बजाय वह हवा में वापस उड़ गई। लियांग यू के लिए अपना मूल पद छोड़ना इस स्थिति ने चीजों को थोड़ा जटिल बना दिया है। ये यू ने गुप्त रूप से अटकलें लगाना शुरू कर दिया। क्या हुआनफू बेजी को लियांग यू की उपस्थिति के कारण जलन महसूस हो रही थी? उसके बारे में उसे क्या करना चाहिए? इंपीरियल सिटी के अंदर लियांग यू ने गंभीर भाव से ये यू की ओर देखा। विरोध करने में असमर्थ उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अनुचित समय पर पहुंची? हालांकि लियांग यू आमतौर पर लापरवाह लगते थे, वह काफी बोधगम्य और विचारशील थी। अन्यथा वो एक दुष्ट के रूप में खेती की खतरनाक दुनिया में एक उच्च स्तरीय कृषक की स्थिति तक नहीं पहुंच पाती। ये यू ने हंसते हुए कहा, ये कब अनुचित समय होता है? चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए अधिक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर लियांग यू ने एक मनमोहक मुस्कान प्रकट की। ये यू ने सहजता से उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। निस्संदेह उसे अपनी स्त्री की कदर करनी चाहिए, अन्यथा ये यू अचानक सख्त हो गया। उसने लियांग यू की ओर देखा। एक मिनट रुकिए, आप अचानक मेरे साथ शाही शहर में वापस क्यों आ गए? आप मेरे पति हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप उत्तरी बंजा भूमि के सम्राट कैसे बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जहाँ भी जाते हैं मैं जाती हूँ। लियांग यू फिर करीब आया, ये यू की बाह के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए। इस क्षण में ये यू मानसिक बवंडर में डूबा हुआ था। एक मिनट रुके, आइए इसे शुरू से ही सुलझा लें। सबसे पहले हत्या का प्रयास किया गया, और जिसने हत्या का प्रयास किया वह लियांग यू था। चूंकि लियांग यू उसे पसंद करती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ भी खतरनाक नहीं करेगी। मुलाकात के दौरान उनका गले मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब जब मामला सुलझ चुका था और अपराधी पकड़ा गया था, आखिर लियांग यू उसके साथ वापस क्यों आना चाहेगा, और वह उसे दोबारा पति क्यों कह रही थी। ये सही है, लियांग यू ने कहा था कि वह उससे शादी करने के लिए दहेज इकट्ठा करना चाहती थी, परंतु ये यू ने स्वर्ग की शपथ खाए उसने कभी नहीं कहा था कि वह लियांग यू को स्वीकार करेगा। अचानक ऐसा क्यों लगा कि उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है, एक समझौते से एक प्रेमपूर्ण साझेदारी तक। क्या ये तलवार की उड़ान की गति थी? जितना अधिक ये यू ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन लियांग यू की ओर देखते हुए, जो लगभग उस पर लटका हुआ था, वह केवल इस्तीफे में आह भर सकता था। रहने भी दो, यह उस क्लेश समझौते को पूरा करने का समय था जो उन्होंने उस समय स्थापित किया था। इसके अलावा लियांग यू को इस तरह देखकर ये स्पष्ट था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह नहीं छोड़ेगी। चूंकि यही मामला था, बेहतर होगा कि उसे अभी यही रखा जाए। हालांकि चूंकि वो उसकी साथी बनने आई थी, ये यू ब्याज चुकाए बिना नहीं जाने देगा। उन्होंने लियांग यू को एक तरफ खींच लिया और कुछ कैरेक्टर फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद ये यू हुआनफू बेजी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। उसने पाया कि वह अंदर पढ़ रही थी। इससे ये यू को और भी अधिक असामान्य महसूस हुआ। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हुआनफू बेजी पहले कभी भी किताबें पढ़ने वालों में से नहीं थे। क्या ये किसी तूफान की प्रस्तावना थी? महाराज, जब आप आए हैं तो अंदर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? हुआनफू बेजी की आवाज अचानक गूंज उठी। उत्कृष्ट कृषकों के लिए अपनी दिव्य भावना से वे 1000 मील के भीतर की हर चीज को देख सकते थे, और ये यू हुआनफू बेजी से महज एक दीवार की दूरी पर था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया। ये यू ने गहरी सांस ली, फिर वह सीधे कमरे में चला गया। अगर तुम मुझे खा सको तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैंने देखा कि आप पढ़ रहे थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे आपके लिए पढ़ना वास्तव में दुर्लभ है। क्या ये सैन्य रणनीति है? जवाब में हुआनफू बेजी ने किताब हाथ में उठाई। कवर पर स्पष्ट रूप से 4 बड़े अक्षर पढ़े गए, दायोंग महिलाओं के गुण। सच कहूं तो जब ये यू ने उन 4 पात्रों को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे सदमा लगा, उसकी रानी वास्तव में महिलाओं के गुणों के बारे में पढ़ रही थी। क्या ये वही किताब थी जो ब्लू स्टार पर थी? हुआनफू बेजी ने ये यू की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखा और जल्दी से समझाया, महामहिम, रानी के रूप में मुझे दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा। तार्किक रूप से कहे तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए और रखेल चुनने का कार्यभार संभालना चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरी बहन खुद ही आ गई। अब फ्यूचर विज्ञापन, ये सचमुच अस्वीकार्य है, इसलिए मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के गुणों के बारे में पढ़ रही हूँ। चयन, रखेले। ये यू की आवाज थोड़ी कांप उठी। क्या ये सचमुच मनुष्य का अंतिम सपना हो सकता है? हुआनफू बेजी ने स्वाभाविक रूप से कहा, ये सही है। आपके लिए महल को भरने के लिए रखेलों का चयन करना आपकी रानी के रूप में मेरा कर्तव्य है। वैसे महामहिम, मेरा सुझाव है कि चूंकि वह बहन पहले ही महल में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे जल्द से जल्द उपाधि दी जाए। ये सुनकर ये यू पूरी तरह से चकित था। एक पल के लिए वह नहीं जानता था कि क्या कहे। हुआनफू बेजी जैसा साथी होना वास्तव में एक सांसारिक आदर्श था। उसने अकेले ही एक राजवंश की स्थापना की थी, उसे सम्राट बनने की अनुमति दी, और उनकी शादी के कुछ ही दिन बाद जब एक अन्य महिला उसे ढूंढने आई, उसकी पहली प्रतिक्रिया ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के गुणों के बारे में पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक था। ऐसी पत्नी के साथ वह और क्या मान सकता है? कुछ दिनों के बाद हुआनफू बेजी के मजबूत अनुरोध के तहत ये यू ने अनिच्छा से लियांग यू को एक पत्नी के रूप में लिया। इसके लिए लियांग यू बहुत खुश था। उसके दिल में रानी या पत्नी जैसी उपाधियां निरर्थक थीं, जब तक वह ये यू के साथ रह सकती थी। बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। उनकी शादी के कुछ दिन बाद ये यू ने शुरू में जाने का इरादा किया था, लेकिन उन 2 महिलाओं को देखते हुए जिन्हें उसने अभी अभी उपाधियां दी थी, रानी और पत्नी, आखिरकार उसने थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला किया। अन्यथा लियांग यू के चिपकू स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से उसे आसानी से जाने नहीं देती। इसके अलावा चूंकि हुआनफू बेजी इतना समझदार था, उसे इनाम के तौर पर उसके साथ कुछ और दिन बिताने चाहिए। लेकिन जब उसने जाने में देरी की, अनुकरण जारी रखना पड़ा। जब से उसने आखिरी बार अनुकरण किया था तब से बहुत समय हो गया है। उनकी किस्मत अब तक काफी चमक चुकी होगी। ये उभरने का समय था। ये यू ने हुआनफू बेजी और लियांग यू को सूचित किया कि वह तोड़ने वाला था। उसे एकांत के लिए एक सुरक्षित और शांत स्थान की आवश्यकता थी। हुआनफू बेजी और लियांग यू को तुरंत उसके उपयोग के लिए एक एकांत और धन्य जगह मिल गई। उन्होंने बड़ी संख्या में कृषकों की भी व्यवस्था की, ये यू के लिए पास में पहरा देने के लिए। मूल रूप से हुआनफू बेजी और लियांग यू ने व्यक्तिगत रूप से सहायता करने की योजना बनाई, लेकिन ये यू ने उन्हें रोक दिया। जब तक मैं परेशान नहीं होता तब तक इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हुआनफू बेजी और लियांग यू केवल हार मान सकते थे। ये यू एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये सिर्फ एक सपना था, इसे इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तो सबसे ऊपर था। ये यू ने अपनी सांसें रोकी और ध्यान केंद्रित किया। अपनी शांत मानसिक स्थिति प्राप्त करने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अनुकरण शुरू किया।